Hello and welcome to Wisdom RAS. Follow us on YouTube, Twitter, Insta and Facebook for more information. इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में जाइए, विजडम RAS ऑफिशियल सर्च करो और उसे ज्वाइन करके उसमें आप डेली इस वीडियो की PDF को एक्सेस कर सकते हो। तो आज का पहला सवाल है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग, कैसी रैंकिंग? डेल्टा रैंकिंग 2020 में फर्स्ट स्थान हासिल किसने किया है? तो बीजापुर, रिभोई, बहराइच एंड इंदौर। तो इसका सही आंसर है बीजापुर। तो बीजापुर छत्तीसगढ़ ने डेल्टा रैंकिंग में फर्स्ट स्थान हासिल किया है। डेल्टा रैंकिंग किससे रिलेटेड है? डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग निकालता है जो कि स्किल मतलब कौशल, आपको किसी भी काम करने की कितना उसको आपके कौशल है या फिर आप में कितनी स्किल टैलेंट है कि उस आप काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेश। कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल समावेशन मतलब हर एक व्यक्ति के पास वित्त की समझ हो, वित्त को वो एक्सेस कर सकता हो, वित्त में वो शामिल हो सकता है। तो उसमें कौन कौन से स्टेट किस प्रकार का काम करते हैं, उसमें छत्तीसगढ़, बीजापुर सबसे टॉप पोजीशन पर है। तो बीजापुर ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है। उसके बाद में रिभोई मेघालय, बहराइच उत्तर प्रदेश ने सेकंड और थर्ड पोजीशन को कंटिन्यू किया है। तो नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। ठीक, 2015 योजना आयोग का इसने स्थान लिया था। डेल्टा रैंकिंग में क्या करते हैं? स्किल और वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं। तो इसमें नीति आयोग में चेयरमैन है पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। और किस प्रकार की संस्था है ये? एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, मतलब किसी एक आदेश के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया। नीति आयोग का एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी जारी है। एस्पायरेशनल यानी महत्वाकांक्षी, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, प्रोग्राम यानी किसी भी प्रकार का कार्य करना। तो एस्पायरेशनल महत्वाकांक्षी जिला प्रोग्राम जारी किया है। इसमें भी यही सेम काम होता है। इसे कब लॉन्च किया था? 2018 में। इसमें क्या देखते हैं? कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य, पोषण, एजुकेशन, फाइनेंस और एग्रीकल्चर पर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य पर लोगों का स्वास्थ्य कैसा काम हो रहा है, न्यूट्रिशन पर कैसा काम हो रहा है, एजुकेशन लोगों को कैसी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ का फाइनेंस वित्तीय सिस्टम कैसा है और वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम किस प्रकार का है। उसमें एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा 2018 में, पिछड़े जिलों का विकास करने के लिए। जो जिले पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना है। अब यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए पावर फाइनेंस निगम ने किसके साथ MOU साइन किया है? आंसर देख लेंगे, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि MOU क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसकी अंडरस्टैंडिंग होती है? 2, 3, 4 पार्टी के मध्य एक समझौता बनाते हैं कि ये काम करना है, इसके ऊपर अपन इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इस प्रकार का हमें काम करना है, इस प्रकार का समझौता करना है। तो वो अब MOU किसके लिए किया है? स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए। अब आप पूछोगे स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है, इसका बताते हैं आंसर जानने के बाद में। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए पावर फाइनेंस निगम ने किसके साथ MOU साइन किया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर एंड IIT बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। ठीक, अब अपन इसको समझने के लिए कि स्मार्ट ग्रिड क्या है। स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है कि एक पहले कंसेप्ट समझ लो। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट एप्लीकेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनर्जी एफिशिएंसी रिसोर्सेज। मतलब हमें मीटर स्मार्ट लगाना है ताकि कोई चोरी न कर सके। हमें स्मार्ट एप्लीकेशंस का यूज करना है ताकि सारे किसी भी प्रकार का डेटा हो, हाथों हाथ किसी भी डेटा बेस में तुरंत शिफ्ट हो जाए। रिन्यूएबल एक नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे पवन, विंड, इस प्रकार की ऊर्जा लेनी है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी भी हो, ऊर्जा का फालतू में खर्च नहीं हो। ऊर्जा जहाँ 10 यूनिट की जरूरत है वहाँ 10 यूनिट से ही काम चल जाना चाहिए। तो जब इन सारी चीज़ों को एक ही पॉइंट से, एक सारों से, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो वो बोल देंगे कि ये एक प्रकार का स्मार्ट ग्रिड है। मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़्यादा भूमिका आ जाती है। तो उसके लिए यह समझौता IIT कानपुर के साथ में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इस प्रकार का समझौता किया है।
अगला सवाल है, जीईएफ ने ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड। तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। ठीक, अब इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने मिजोरम में इस प्रकार की शुरुआत की है। देखो, ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी में इसका ट्रस्टी कौन है? इसका रुपए पेमेंट का सारा सिस्टम कौन देखता है? वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कब बना? 1992 में। इस साल क्या हुआ था? रियो अर्थ सम्मेलन, सबसे प्रमुख सम्मेलन है ये। रियो अर्थ सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये क्या करता है? फंडिंग का भी काम करता है, इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसके रिलेटेड? एनवायरमेंट रिलेटेड। सिंपल सा है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो मिजोरम में ये इस प्रकार का वित्त पोषित, मतलब उसे वित्तिंग फाइनेंसिंग करेंगे। तो ये मिजोरम में केवल नहीं है, मिजोरम के साथ में मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एंड उत्तराखंड में, इन 5 राज्यों में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत इस प्रकार का ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना शुरू की गई है। ग्रीन एग्रीकल्चर। और फिर अब इसमें मिजोरम आ गया है, तो मिजोरम के लिए देख लीजिए, यहाँ पर डंपा टाइगर रिजर्व एंड थोरंगटंग वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये 2 इस प्रकार के मिजोरम में भी प्रमुख इस प्रकार के अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व हैं। तो अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि भाई टाइगर रिजर्व क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसका आपको सेपरेट लेक्चर इस विजडम आरएस पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें ये हो गया कंप्लीट। तो और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1992 में ग्लोबल एनवायरनमेंट ये बना है। और कब बना? रियो अर्थ समिट के समय बना। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पर्यावरण क्षेत्र के लिए ये काम करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, संसाधन मंत्रालय और पॉलिसी मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो इसमें क्या हुआ कि नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। ठीक, इसे रमेश पोखरियाल इनके एचआरडी मंत्री है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब जरकोन मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? जरकोन मिसाइल का परीक्षण इजराइल ने, ईरान ने, रूस ने और चीन ने। जरकोन मिसाइल का परीक्षण ये किया है अपने रूस ने। ठीक, अब जरकोन मिसाइल का रूस ने किया है। अब ये देखो, जरकोन मिसाइल क्या है? जरकोन है ये एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये क्या है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक यानी उसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से तेज होती है। ठीक, ये क्या है? ये स्क्रैम जेट टाइप की है। स्क्रैम जेट क्या करता है कि स्क्रैम जेट वायु मतलब हवा से ही ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का क्या करेगा? अपने फ्यूल को बर्न करेगा। फ्यूल जलने के लिए अपने को पता है कोई भी प्रकार का फ्यूल जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस फ्यूल को हवा की ऑक्सीजन लेकर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, हवा से ऑक्सीजन खींचेगा, फ्यूल को बर्न करेगा और अपना प्रोसेस ये चलाएगा। तो ये क्या होता है? स्क्रैम जेट होता है। ठीक है, सुपरसोनिक स्क्रैम जेट एक सुपरसोनिक टाइप की टेक्निक है और हवा से ऑक्सीजन लेगा और इसे जलाएगा। ठीक, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये क्या है? एंटी शिप मतलब शिप को खत्म करने के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किसने काम किया है इस पे? रूस ने। ठीक, अब नया सवाल है, गोल्डन बूट अवार्ड 2020 किसने जीता है? जेमी वर्डी, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेम्स रोड्रिगेज। तो इन्होंने क्या किया है? ये लिसेस्टर सिटी के फॉरवर्ड जेमी वर्डी ने गोल्डन बूट पुरस्कार को जीता है और ये प्रीमियम लीग इतिहास में सबसे पुराना खिलाड़ी बन गया है। इसमें क्या है कि इन्होंने 23 गोल किए हैं। फुटबॉल के मैच में इन्हें दिया जाता है। तो ये फॉरवर्ड जेमी रेड, ये 33 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति हैं। एक मतलब इस प्रकार के ये खेल खेलते हैं। तो इन्हें 23 गोल इस प्रीमियर लीग में इन्होंने किए थे, इसलिए उन्हें यह गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है। ठीक, हाल ही में हरिकेन हाना कहाँ आया था? अमेरिका में, फिलीपींस में, मलेशिया में, जापान में। हाल ही में हरिकेन हाना
कहाँ आया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में। देखो अमेरिका एक तो कोविड से परेशान और ऊपर से एक ये हरिकेन हना आ गया। तो हरिकेन हना आ गया, लेकिन अब अमेरिका इससे सेफ है और ये ट्रांसफर होकर दूसरे इसके ऊपर मैक्सिको में चला गया। तो मतलब अभी तो चलो इससे फ्री हो गया, ये मैक्सिको में यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी यूएसए से चलो निकल गया, एक बार इनकी समस्या निकल गई है। तो इसमें क्या है कि ये एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ये मैं बताऊंगा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, जिसे पश्चिमी हिंद महासागर, आइसलैंड, उत्तरी पूर्व प्रशांत महासागर, कैरिबियन सी एंड अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो यूएसए के आसपास का एरिया ना, उसे इसे कहते हैं कि हरिकेन, ये इसे हरिकेन नाम से बोलते हैं। तो इस हरिकेन तूफान के नाम का नाम क्या है? हाना नाम डाला है। ठीक है, हरिकेन। अब चलो पहले ये देख लेते हैं हरिकेन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है 5 से 15 डिग्री के बीच में काम करता है। तो इसे जब ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास आता है तो ये कहते हैं विली विली बोलते हैं। जापान के पास आता है तब टाइफून, और अमेरिका के पास आया तब हरिकेन, और अपने यहाँ पर बोलते हैं कि साइक्लोन ही बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि यहाँ हरिकेन तो आ गया, इस हरिकेन का नाम इन्होंने दिया है कि ये हाना हरिकेन आया है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब पूछते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पैदा कैसे होते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सी टेम्परेचर का 27 डिग्री का नाम, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री का टेम्परेचर पानी का होना चाहिए। पहली सिचुएशन तो ये। बाकी ये कोरियोलियस फोर्स होता है जो कि विंड की पवनों को मूवमेंट करवाता है। मान लो ये ऐसे विंड चल रही है तो इसको ऐसे घुमा देगा, ऐसे चल रही है तो इसको ऐसे घुमा देगा। तो ऐसा होगा तब क्या होगा, कोई भी साइक्लोन गोल गोल राउंड मारने लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये कोरियोलियस फोर्स हो गया, एक 27 डिग्री टेम्परेचर पानी का चाहिए। तीसरा होता है कि लो प्रेशर सेंटर में बनना चाहिए। ये लो प्रेशर बना तो हाई प्रेशर से ऐसे ऐसे हवा आई, फिर ये इसमें कोरियोलियस फोर्स का काम हो गया, फिर ऐसे 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 ये घूमने लग गया, फिर ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद ठंडा हुआ, तब फिर होती है बारिश जोरदार से। इसलिए मतलब कहते हैं कि बर्बादी लेकर आ रहा है, क्यों ज़्यादा बारिश हो जाती है कभी कभी। ठीक, ये समझ लेना चाहिए, नहीं तो मैं इसका भी एक सेपरेट लेक्चर आपको इस पे मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार के इस कंटेंट में आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मेरी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। आप भी मेरे साथ परमानेंट जुड़े रहिए। फिर नेक्स्ट वाले है प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 28 जुलाई, 14 दिसंबर, 5 जून। 5 जून तो नहीं हो सकता। ठीक है, 28 जुलाई इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। इसमें क्या किया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या मनाने का, कि ये पहले तो समझो कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? पेड़ों से हमें पत्तियां मिली, ठीक है, उसकी हमने औषधि बनाई। इसका मतलब ये भी एक प्रकृति से हमें रसायन, मतलब एक संसाधन मिल रहा है। प्रकृति से हमें हवा मिली, हमें उसे शुद्ध रखना है। यदि वो दूषित हो गई तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा। जो वनस्पति मिलती है उसे भी हमें कंटिन्यू लेना पड़ेगा, नहीं तो हम किसी भी प्रकार की दवाइयाँ कैसे बनाएंगे। प्रकृति से जो हमें, इनसे जो फल फूल सब्जियां पत्तियां इस प्रकार की मिलती है, उन्हें भी हमें संभाल के रखना होगा। नहीं तो फल यदि हम दूषित खाएंगे तो हमारा हेल्थ और भी किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक, इसका उद्देश्य मनाना क्या है? उद्देश्य अपन ने देख लिया कि संरक्षण, हमारे घर पृथ्वी को स्वस्थ रखना है। जब पृथ्वी स्वस्थ रहेगी, जो पृथ्वी से स्वस्थ निकलेगा हम उसे खाएंगे, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अब 3 डेट आपको यहाँ पर जान लेना जरूरी है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब किसी भी चीज का संरक्षण करना। किसका? एनर्जी का। एनर्जी हमें फालतू में नहीं जलानी है। क्यों फालतू में नहीं जलानी है? देखो, एनर्जी बनी कोयले से निकलती है CO2 गैसें, जो हमारी पृथ्वी को गर्म करती है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए यदि हम एनर्जी कम खर्च करेंगे तो पर्यावरण में CO2 और सल्फर, नाइट्रोजन इस प्रकार की गैसों का एमिशन कम होगा, तो हमें एनर्जी बचा ली जाएगी। तो इस प्रकार की गैसें कम होगी तो पृथ्वी गर्म नहीं होगी, और पृथ्वी गर्म नहीं होगी तो हम भी सेफ रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग डाउन हो जाएगा और ग्लेशियर भी नहीं पिघलेंगे। तो उसे हमें क्या करना है? 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे बनाना है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन लेयर। देखो, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक, समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है? इसे मान लो आपकी तकरीबन 10, कभी कहीं 10, 12, 13, मतलब आप 14 किलोमीटर से लेकर 50 से 60 किलोमीटर तक की रेंज में मान लो।
इसकी निचली परत जो 15 से लगभग 20-25 किलोमीटर होती है, वहां पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ही हमारे मतलब प्लेन एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। ये क्या शांत होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो हवाई जहाज भी आसानी से उड़ सकता है ना। तो इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, और ये हमें पता है कि ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ओजोन में छेद हो रहा है। छेद मतलब किसी भी एक जगह पर ओजोन मतलब O3 गैस का सांद्रण कम हो रहा है, तब हम उसे बोलते हैं कि ओजोन में छेद हो रहा है, तो हमें उससे भी बचाना है, ये काम हमें करना है। तो उसके लिए वर्ल्ड ओजोन डे, नेशनल एनर्जी एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक हमने पांच इनिशिएटिव मेजर्स भी लिए हैं। क्या क्या? नगर वन उद्यान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रोजेक्ट टाइगर, मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। ठीक है, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आपको याद होगा। यदि आपको याद नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पर आप विजिट कीजिए और वो आप देखिए जरूर, है ना। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। देखो, बढ़िया भूमि प्राप्त करनी है, बढ़िया वन इस प्रकार के संसाधन लेने हैं, भूमि को स्वस्थ रखना है, नदियों को दूषित नहीं करना है। इस प्रकार का ग्रीन क्लाइमेट होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें इस प्रकार के इन डे पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए कोयला मंत्रालय ने एक अभी वृक्षारोपण इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसे अमित शाह ने लॉन्च किया था। उस मिशन में हमें वृक्षारोपण करना है। तो अब नेक्स्ट सवाल क्या है, पीएम, देखो देखो मित्रों, लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो मैं 15 मिनट में निपटा सकता हूँ, लेकिन 23 मिनट में निपट भी गया ना, तो उसमें आपको कम से कम 5 या 6 कंसेप्ट में समझा दूंगा। आपको लगता है कि मुझे कंसेप्ट नहीं समझने हैं, तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं कंसेप्ट को और भी छोटा कर दूंगा। लेकिन आप यदि किसी भी कंसेप्ट को जान लिया ना, तो आपकी साइंस इस प्रकार की बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, जो कि किसी भी एग्जाम में आपका जरूरी काम आ जाएगी। पीएम मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और मेडागास्कर। तो इसमें मॉरिशस में किया है। ठीक, मॉरिशस में क्या है, मॉरिशस ये हो गया, मेडागास्कर ये तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया मेडागास्कर, ये हो गया मॉरिशस। ठीक, मॉरिशस में क्या किया है कि यहाँ मॉरिशस के समकक्ष प्रवीण, जो कि किसी नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष प्रवीण जुगन्नाथ, संयुक्त रूप से भारतीय सहायता से निर्मित मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। ठीक, तो मालदीव में क्या है, मालदीव में इंडियन ग्रांट के तहत 9 विकास परियोजनाएं शुरू की है। भारत सरकार ने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास, इसका भी मैंने आपको तकरीबन शायद 3 या 4 दिन पहले एक लेक्चर दिया था, उसमें आपको बताया था उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास हो, मतलब ऐसा प्रभाव, इस प्रकार की योजनाएं चलानी है कि उस समुदाय का विकास उच्च स्तर पर हो सके। उसके लिए क्या है, 5.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मालदीव सरकार को सौंप दी थी। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव में क्या, इंडियन ग्रांट के तहत 9 विकास परियोजनाएं चालू हो रही है। ठीक, किस भारतीय मूल को, जो भारत का रहने वाला था, का मूल को बुकर पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है? अवनी दोषी, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड। किस भारतीय को, देखो यहाँ पर देखना कि वैसे अरुंधति रॉय को भी मिला हुआ है, लेकिन वो 2020 के लिए नॉमिनेट नहीं हुए। तो 2020 के लिए नॉमिनेट कौन हुए? अवनी दोषी। तो इस बुकर प्रोजेक्ट की विशेषताएं देखेंगे। इसमें क्या है, अवनी दोषी द्वारा लिखित उपन्यास बर्नट शुगर कहाँ प्रकाशित हुआ? बर्नट शुगर उपन्यास या नॉवेल है जो यूनाइटेड किंगडम यूके में प्रकाशित हुआ है। ठीक, ये प्रतिष्ठित 2020 पुरस्कार के लिए 13 लेखकों को दिया, उसमें से ये एक लेखक है। ठीक, 2000 मार्गरेट एटवुड 2019 की विजेता है, उपन्यास था उनका द टेस्टामेंट। बुकर पुरस्कार का पूरा नाम क्या है? मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, फिक्शन यानी कल्पनाएं करना होता है, किसी भी प्रकार की साइंस फिक्शन हो सकता है, आजकल तो लिटरेचर का फिक्शन भी बनने लगे हैं, लिटरेचर में भी इस प्रकार की कल्पनाएं करने लगे हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1959 इंग्लैंड में। अब ध्यान रखने योग्य है, ये किसको मिल सकता है? यह केवल राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ एंड आयरलैंड देश को दिया जा सकता है। चूंकि हम भारत इंग्लैंड की, यूके की कॉलोनी रह चुकी है, हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे हैं, तो उन देशों के नागरिकों को ये मिल सकता है। अवार्ड विजेता भारतीय कौन है? अरुंधति रॉय, वीएस नायपाल, किरण देसाई, सलमान रुश्दी एंड अरविंद अडिक। तो ये इन प्रकार के भारतीयों को मिला है। आयरलैंड देश या राष्ट्रमंडल के लोगों को मिल सकता है। सबसे बढ़िया एक ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। क्या है? सीवरेज की सफाई के लिए जो नाले होते हैं ना, नगर पालिका के या फिर आसपास बड़े बड़े जो नाले निकलते हैं वेस्ट के, बैंडिकोट रोबोट किस राज्य ने लॉन्च किया है? इस रोबोट के बारे में आपको बताऊंगा।
असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। तो इसको असम ने लॉन्च किया है। असम का क्या है? असम में एक स्वचालित सीवर सफाई उपकरण बैंडिकोट नाम से एक मैन होल सफाई रोबोट का उद्घाटन किया है। देखो इसमें क्या होता है कि अपने आसपास देखे होते हैं कि किसी भी बड़े नाले को साफ करने के लिए उसमें व्यक्ति उतरता है, जो भी उस सेक्टर में जॉब करते हैं वो इस नाले में सीधे उतरेंगे। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो काम उन्हें सारा मल मूत्र और सारा वेस्ट उन्हें हाथों से साफ करना पड़ता है। तो देखो नालों में क्या होता है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और भी कुछ भी जनरेट हो सकता है। उससे यदि उनको बीमारी हुई तो वो किसी भी कम्युनिटी में ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए अब ये काम करेगा एक रोबोट, एक सफाई मतलब एक मशीन काम करेगी। तो बढ़िया है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को उतरना नहीं पड़ेगा और ये धीरे धीरे पूरे देश में भी आगे लागू हो जाएगा। ठीक है। असम में कौन है? ये असम में अभी शुरू कर दिया और ये रोबोट पाने वाला है। गुवाहाटी पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का पहला शहर बन गया है। ठीक। असम की कैपिटल है दिसपुर। जगदीश मुखी गवर्नर एंड ये इनके चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। और अब आ गया आज का अंतिम सवाल। भारत का पहला डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई में बनी है। भारत का पहला डीजीसीए अनुमोदित, डीजीसीए से अनुमति लिए ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई। ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल नागरिक उड्डयन मंत्रालय अनुमति देता है। ठीक। इसमें अब क्या होता है कि ड्रोन, आजकल ड्रोन पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। ड्रोन इंडिया भी बना रहा है। ड्रोन यहाँ पर ड्रोन को रेगुलेशन की पॉलिसी भी आ चुकी है। क्योंकि ड्रोन आज शादी विवाह में या फिर अपने नाम के किसी भी सेंसिटिव जोन के पास उड़ते हैं, तो उन्हें अनुमति कौन देगा? ये ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल नागरिक उड्डयन मंत्रालय देता है। डीजीसीए ड्रोन की अनुमति क्यों जरूरी? क्योंकि आजकल ड्रोन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें उसके बच्चों को, किसी भी व्यक्तियों को सीखने की जरूरत है। डीजीसी क्या होता है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो उसमें इस प्रकार की ये डेवलपमेंट हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम विजडम आरएएस ऑफिशियल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर विजिट करिए, ज्वाइन करिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और आप उसे इन पीडीएफ की एक फाइल बना लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अलविदा। कल एक और नई सीरीज लेके आऊँगा, आप इसके साथ एंजॉय लीजिए। किसी भी प्रकार का सुझाव चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।